नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम तरल मिश्रणों की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। खास तौर पे ये समझने के लिए कि जब दो वाष्पशील तरल मतलब जो आसानी से उड़ जाते हैं, उन्हें मिलाते हैं तो क्या होता है। हाँ, कई बार देखा है कि मिलाने पर गंध बदल जाती है या वो अलग तरह से उड़ते हैं। तो आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि मिश्रण में कौन सा तरल कितनी मात्रा में है, ये उसके वाष्प दाब को यानी वेपर प्रेशर को कैसे असर करता है। और इसमें राउल्ट का नियम, जिसका जिक्र काफी होता है, वो कैसे हमारी मदद करता है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब दो वाष्पशील तरल मिलाए जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही भाप बनाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ही तरल जो मिलाए गए हैं वो विलयन के ऊपर जो वाष्प होती है उसमें अपना अपना योगदान देते हैं। अच्छा। और यहीं पर राउल्ट का नियम आता है। जी। ये नियम हमें एक कह सकते हैं गणितीय तरीका देता है ये समझने का कि विलयन की संरचना मतलब उसमें कौन कितना है और उसके अलग अलग घटकों के वाष्प दाब के बीच क्या रिश्ता है। हाँ, राउल्ट का नियम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। तो ये नियम है क्या असल में, सरल शब्दों में? देखिए, इसका मूल विचार काफी सीधा है। किसी विलयन में कोई एक वाष्पशील घटक है, मान लीजिए घटक 1, तो उसका आंशिक वाष्प दाब यानी वो कितना प्रेशर लगा रहा है P1 दो चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा, किन दो चीजों पर? पहला कि वो घटक अगर अकेला होता मतलब शुद्ध अवस्था में तो कितना वाष्पशील होता, जिसे हम कहते हैं शुद्ध वाष्प दाब P10। हाँ। और दूसरा विलयन में उसकी मात्रा कितनी है, जिसे मोल अंश X1 कहते हैं। मोल अंश यानी कि मिश्रण में कुल अणुओं में से कितने अणु उस घटक के हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सूत्र बनता है P1 बराबर होता है P10 गुणा X1 के। P1 बराबर P10 X1। समझ गया। मतलब वो खुद कितना उड़नशील है और मिश्रण में कितना मौजूद है, इन दोनों का गुणा। हाँ, और यही बात दूसरे घटक मान ले घटक 2 पर भी लागू होती है। उसका आंशिक दाब P2 होगा, P20 गुणा X2, P2 इक्वल्स P20 X2। ठीक है। तो ये तो हुआ कि पहला घटक कितना दबाव डाल रहा है और दूसरा कितना, लेकिन विलयन के ऊपर कुल दबाव कितना होगा? क्या वो बस इन दोनों का जोड़ होगा? हाँ, यहाँ डाल्टन का नियम आता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यही कहता है कि गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसमें मौजूद सभी गैसों के आंशिक दाबों का जोड़ होता है। तो यहाँ वाष्प के लिए कुल वाष्प दाब P होगा P1 प्लस P2। और अगर हम इसमें राउल्ट के नियम वाले P1 और P2 के मान रख दें, मतलब P10 X1 और P20 X2। हाँ, तो समीकरण बन जाता है P इक्वल्स P10 X1 प्लस P20 X2। ये हमें बताता है कि कुल वाष्प दाब दोनों घटकों की शुद्ध वाष्पशीलता और उनकी मात्राओं पर कैसे निर्भर करता है। और इसे थोड़ा और सरल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो घटक वाले विलयन में दोनों के मोल अंशों का जोड़ हमेशा एक होता है ना? X1 प्लस X2 इक्वल्स 1। हाँ, ये तो है। तो हम X1 की जगह 1 माइनस X2 लिख सकते हैं। तो समीकरण बन जाएगा P इज इक्वल टू P10 1 माइनस X2 प्लस P20 X2। अच्छा। और इसे थोड़ा और व्यवस्थित करें तो P इज इक्वल टू P20 P10 X2 प्लस P10। अब ये समीकरण कुल दाब को सिर्फ एक घटक यानी X2 के मोल अंश के रूप में दिखाता है। अरे वाह, ये तो सीधी रेखा का समीकरण लग रहा है, जैसे गणित में होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब अगर P और X2 के बीच ग्राफ बनाएं तो एक सीधी रेखा आनी चाहिए। बिल्कुल। अगर विलयन राउल्ट के नियम का पूरी तरह पालन करता है तो कुल वाष्प दाब और किसी एक घटक के मोल अंश के बीच एक सीधा रैखिक संबंध होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये हुआ आदर्श स्थिति का ग्राफ, एक सीधी रेखा। हाँ, ये आदर्श विलयन की पहचान है। लेकिन एक और चीज है जो समझनी जरूरी है, वो है वाष्प प्रावस्था की संरचना। मतलब जो वाष्प ऊपर है उसमें कौन सा घटक कितना है। हाँ, ये भी तो जानना होगा। क्या वो तरल अवस्था जैसा ही होता है अनुपात? जरूरी नहीं, आमतौर के नहीं होता। इसे समझने के लिए भी डाल्टन का नियम काम आता है। मान लीजिए वाष्प में घटक 1 और 2 के मोल अंश Y1 और Y2 है। ठीक है। तो डाल्टन के नियम के अनुसार किसी घटक का आंशिक दाब जैसे P1 कुल दाब
P और वाष्प में उसके मोल अंश Y1 का गुणनफल होता है, यानी P1 बराबर Y1P और इसी तरह P2 बराबर Y2P। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हमें कुल दाब P पता है और राउल्ट के नियम से हमने P1 और P2 निकाल लिए हैं, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वाष्प में Y1 और Y2 कितने हैं। हाँ, बिल्कुल। Y1 बराबर P1P और Y2 बराबर P2P। इससे पता चलता है कि वाष्प में कौन सा घटक ज्यादा मात्रा में है। और ज्यादातर वही घटक ज्यादा होगा जो ज्यादा वाष्पशील है, जिसका P0 ज्यादा है। हाँ, सामान्यतः यही होता है। वाष्प प्रावस्था अक्सर उस घटक से ज्यादा समृद्ध होती है जो अधिक वाष्पशील होता है। ये आसवन यानी डिस्टिलेशन का आधार भी है। सही है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शुरू में था। क्या असल में सभी तरल मिश्रण ऐसे ही बिल्कुल नियम के अनुसार चलते हैं, राउल्ट के नियम का पूरी तरह पालन करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं, ज्यादातर नहीं करते। अच्छा। हाँ, यहीं पर आदर्श या अनादर्श विलयनों का फर्क आता है। वास्तविक दुनिया में ज्यादातर विलयन अनादर्श होते हैं। तो पहले आदर्श विलयन को ठीक से समझ लेते हैं। ये क्या होते हैं? आदर्श विलयन वो है जो सांद्रता की पूरी रेंज में, मतलब किसी भी अनुपात में मिलाने पर राउल्ट के नियम का सटीक पालन करते हैं। और इनकी पहचान क्या है? मतलब ऐसा क्यों करते हैं वो? इनकी कुछ खास बातें होती हैं जो आणविक स्तर पर इनके व्यवहार से जुड़ी हैं। पहली, जब आप इन्हें मिलाते हैं तो कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, न गर्मी निकलती है न सूखी जाती है, मतलब डेल्टा मिक्स H 0 होता है। अच्छा, ऊष्मा का कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर 50 मिलीलीटर एक तरल और 50 मिलीलीटर दूसरा मिलाया तो ठीक 100 मिलीलीटर विलयन बनेगा। डेल्टा मिक्स V भी 0। न सिकुड़ता है न फैलता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात जो इन दोनों का कारण है वो है आणविक आकर्षण बल। मान लीजिए दो घटक A और B हैं, तो A और B के अणुओं के बीच का आकर्षण बल AB इंटरैक्शंस लगभग उतना ही मजबूत होता है जितना A के अणुओं के बीच A और B के अणुओं के बीच B भी होता है। मतलब अणुओं को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि उनके पड़ोस में A है या B? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसी वजह से वे आदर्श व्यवहार दिखाते हैं। उनका कुल वाष्प दाब हमेशा शुद्ध घटकों के वाष्प दाब के बीच ही रहता है। क्या ऐसे विलयन सच में होते हैं? देखिए, एकदम 100% आदर्श विलयन मिलना तो बहुत मुश्किल है, पर कुछ मिश्रण जिनके अणुओं का आकार और रासायनिक प्रकृति बहुत मिलती जुलती हैं, वो लगभग आदर्श जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन का मिश्रण। अच्छा, बेंजीन और टॉल्यूइन, ठीक है। तो ये हुई आदर्श दुनिया। अब आते हैं असल दुनिया पर, यानी अनादर्श विलयन। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये नियम का पालन नहीं करते होंगे। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर तरल विलयन अनादर्श होते हैं। वो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो फिर क्या होता है? उनका वाष्प दाब कैसा होता है? उनका जो वास्तविक वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम से गणना किए गए दाब से या तो ज्यादा होता है या कम होता है। ज्यादा या कम दोनों हो सकता है? हाँ, दोनों हो सकता है। इसी आधार पर हम दो तरह के विचलन, मतलब डिविएशंस देखते हैं। एक है धनात्मक विचलन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन। ठीक है, पहले धनात्मक विचलन की बात करते हैं। पॉजिटिव डिविएशन, इसका क्या मतलब है? धनात्मक विचलन का मतलब है कि विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अनुमानित दाब से अधिक होता है। अधिक? ये क्यों होता है? अणु ज्यादा क्यों उड़ना चाहते हैं? ये तब होता है जब विलेय और विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण बल, मतलब AB इंटरैक्शन, शुद्ध घटकों के बीच के आकर्षण बल AA और BB से कमजोर होता है। अच्छा, मतलब मिलाने के बाद अणु एक दूसरे को कम पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो तरल अवस्था से ज्यादा आसानी से निकलकर वाष्प बनना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि उनके बीच का बंधन ढीला हो गया है, तो उनके लिए एस्केप करना यानी वाष्प बनना आसान हो जाता है। और इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे इथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब एसीटोन मिलाते हैं तो वो उन बॉन्ड्स को कुछ हद तक तोड़ देता है, जिससे अणुओं के बीच का आकर्षण कम हो जाता है। समझ गया। कमजोर आकर्षण, ज्यादा वाष्प दाब। तो अब दूसरा प्रकार, ऋणात्मक विचलन, इसका ठीक उल्टा होगा? एकदम सही। ऋणात्मक विचलन यानी नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें वाष्प दाब उम्मीद से कम होता होगा? हाँ, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अनुमानित मान से कम होता है।
और इसका कारण क्या होगा? अणु एक दूसरे को ज्यादा पसंद करने लगते हैं मिलाने के बाद। बिल्कुल, ये तब होता है जब विलायक और विलेय के अणुओं के बीच का आकर्षण बल ए बी इंटरैक्शन शुद्ध घटकों AA और BB के बीच के आकर्षण बल से अधिक मजबूत होता है। ज्यादा मजबूत? ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार मिलाने पर उनके बीच कोई नई तरह की मजबूत बॉन्डिंग बन जाती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पहले नहीं थी। अच्छा, तो मजबूत आकर्षण उन्हें तरल अवस्था में ज्यादा कसकर पकड़ लेता है, जिससे उनका वाष्प बनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, यही बात है। वो तरल अवस्था में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कम अणु वाष्प अवस्था में जा पाते हैं और वाष्प दाब कम हो जाता है। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे फिनॉल और एनिलिन का मिश्रण या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है जब उन्हें मिलाते हैं। वाह, तो ये विचलन असल में अणुओं के आपसी व्यवहार की कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल, ये विचलन हमें बताते हैं कि आणविक स्तर पर क्या चल रहा है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, हमने देखा कि राउल्ट का नियम एक बेसलाइन देता है, एक आदर्श स्थिति बताता है कि वाष्प दाब कैसा होना चाहिए अगर अणु बस एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं, बिना किसी खास पसंद या नापसंद के। हाँ, P0x1 + P0x2, एक सीधी रेखा वाला संबंध। लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर मिश्रण इस आदर्श रास्ते से भटक जाते हैं। बिल्कुल, वो या तो धनात्मक विचलन दिखाते हैं जब AB आकर्षण AA और BB से कमजोर होता है और वाष्प दाब बढ़ जाता है, या फिर ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं जब AB आकर्षण ज्यादा मजबूत होता है और वाष्प दाब घट जाता है। और ये सब कुछ निर्भर करता है उन छोटे छोटे आणविक बलों पर जो काम कर रहे हैं। कमाल है कैसे अणुओं के बीच का ये सूक्ष्म खेल विलयन के बड़े गुणों जैसे वाष्प दाब को तय करता है। हाँ, और ये समझ कई व्यवहारिक चीजों जैसे आसवन या किसी मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए बहुत जरूरी है। अब इस सब के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। हमने ये सारी बात एक निश्चित तापमान पर की। क्या होगा अगर हम तापमान बदल दें? तापमान का इन विचलनों पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तापमान बदलने से अणुओं की ऊर्जा बदलती है, उनकी वाष्प बनने की प्रवृत्ति बदलती है। हाँ, तो क्या तापमान बढ़ाने से धनात्मक विचलन और बढ़ेगा क्योंकि अणु वैसे ही ज्यादा उड़ना चाहेंगे, या ऋणात्मक विचलन कम हो जाएगा क्योंकि मजबूत बंधन भी तापमान से कमजोर पड़ेंगे? ये सोचने वाली बात है। तापमान निश्चित रूप से इन विचलनों की मात्रा को प्रभावित करेगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा तापमान पर सभी मिश्रण आदर्श व्यवहार के करीब आने लगें, या शायद नहीं। ये वाकई आगे सोचने के लिए एक बढ़िया दिशा है कि तापमान कैसे इस पूरी तस्वीर को बदल सकता है। बिल्कुल, विलयनों का व्यवहार तापमान, दाब और संरचना पर निर्भर करता है और ये काफी जटिल हो सकता है। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमने राउल्ट के नियम, आदर्श और अनादर्श विलयनों और उनके विचलनों को समझने की कोशिश की। उम्मीद है ये बातें सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होंगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। चलिए, आज के लिए इतना ही।